इस कहानी के लेखक निर्मल वर्मा जी है। उसने दुकान का दरवाजा खोला तो घंटी की आवाज हुई टन। जब वह भीतर आया और दरवाजा मुड़कर देहरी से दोबारा सक गया तो घंटी दोबारा बजी, इस दफा 2 बार टन टन। यह दूसरी आवाज काफी देर तक गूंजती रही। यह चेतावनी थी कि कोई भीतर आया है। दुकान में कोई नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि यदि वह शेल्फ से 2-4 किताबें उठाकर भाग जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह उसका भ्रम था। घंटी बजते ही काउंटर के पीछे 2 आंखें उसे अनजाने में ही पकड़ लेती थी, आंखें जो नीली थी और गीली भी। ऐनक के पीछे 2 डब्बाए धब्बे उसे निहार रहे थे। वह किताबों की अलमारियों के बीच रास्ता टटोलता हुआ काउंटर के सामने आ खड़ा हुआ। क्या हाल है? उसने पूछा। अधेड़ मैनेजर ने उसकी ओर देखा, फिर कंधे उचका दिए जिससे कुछ पता नहीं चला कि वह कैसे मूड में है। सर्दी शुरू हो चली है, उसने कहा। मौसम का ख्याल अचानक उसे मैनेजर की मूंछें देखने पर हो आया था, जो इतनी सफेद थी मानो अभी अभी उन पर ताज़ा बर्फ गिरी हो। होगी ही, बूढ़े ने तटस्थ भाव से कहा। अक्टूबर का महीना है, अभी हीटिंग शुरू नहीं हुई। नवंबर से पहले नहीं, चाहे बर्फ ही क्यों न गिरने लगे। बूढ़ा बहुत ही महीन भाव से सरकार पर कटाक्ष करता था। मुद्दत पहले वह दुकान का मालिक था, अब नए तंत्र के नीचे सरकार उसकी मालिक थी, उन किताबों की भी जो उसके बाप दादाओं ने पहली लड़ाई के जमाने से जमा की थी। दुकान वही थी, लेकिन रातों रात कानून की लकीर उसके और बाप दादा की विरासत के बीच एक खाक खोल गई थी। काउंटर पर वह अब भी बैठता था पहले की तरह, लेकिन अब किताबों से उसका रिश्ता कुछ वैसा ही था जैसे कोई बाप जीते जी अपने बच्चों को अनाथालय में देखता है। आप सोचते हैं क्या बर्फ गिरेगी? आदमी ने पूछा। बूढ़े ने ऐनक उतारी, मैले रुमाल से शीशे साफ किए, फिर नाक सिनकी। बर्फ और मौत घंटी बजाकर नहीं आती। उसे लगा जैसे बूढ़े का इशारा उसकी तरफ है। पिछले दिनों जब कभी वह दुकान की घंटी बजाता था, बूढ़े के चेहरे पर एक बेचैन सी झुंझलाहट झलक आती थी। सीधे सीधे कुछ नहीं कहता था, पर लगता था जैसे उसे सामने देखकर पिछली जिंदगी की सारी शिकायतें खुल जाती थीं। पहले लड़ाई और हिटलर, फिर कम्युनिज्म, और अब वह आगे चला आया, अलमारियों के बीच। किताबों पर दोपहर की ठंडी मलान रोशनी गिर रही थी। उसने चारों तरफ टटोलती हुई निगाह डाली, लेकिन वह कहीं दिखाई न दी। अचानक एक आशंका ने उसे पकड़ लिया। संभव है वह आज दुकान नहीं आई। वह ठिठुरने लगा, अपने कोट की जेब में हाथ डाला, तार के कागज को छुआ, फिर उसे झटके से बाहर खींच लिया। गरमाई कहीं न थी, न कोट के अंदर न बाहर। वह अब भी झिझक रहा था, लेकिन दुकान के बीच बूढ़े की आंखों के सामने खड़े रहना असंभव था। वह कुछ आगे बढ़कर एक लंबी शेल्फ की ओट में छिप गया। उसने जेब से रुमाल निकाला और माथे का पसीना पोंछने लगा, सर्दी का पसीना जो भीतर की देह से नहीं बाहर की दहशत से टपकता है। वह फटाक से मुड़ गया। ट्रॉली के पहिए चू चू करते हुए शेल्फ की दूसरी तरफ जा रहे थे। पीछे पीछे वह आ रही थी, ट्रॉली के हैंडल को दोनों हाथों से पकड़े हुए जैसे वह कोई छोपरैम हो जिसमें बच्चे की जगह बहुत सी किताबें बैठी थीं। लड़की का सिर ट्रॉली पर झुका था। वह एक एक किताब उठाकर शेल्फ की दराज में रख रही थी। उसकी आंखें शायद बचपन से ही कमजोर रही होंगी। वह हर किताब को उठाती, उसे अपनी ऐनक के बहुत पास ले आती, लेखक का नाम और किताब का टाइटल पढ़ती, फिर डस्ट से उसे झाड़ पोंछकर दूसरी किताबों के सिरहाने टिका देती। वह अपने काम में इतनी डूबी थी कि उसे गुमान भी न था कि शेल्फ की दूसरी तरफ कोई उसे देख रहा है। वह उसे देख रहा था। छत पर लटकी बत्ती का प्रकाश सीधा उसके चेहरे पर गिर रहा था। वह एक चिकने कद की लड़की थी, लेकिन शेल्फ के पीछे सिर्फ उसका धड़ दिखाई देता था, कमर से ऊपर, जो उसकी टांगों से कहीं ज्यादा वयस्क दिखाई देता था। उसने एक लंबा नीले रंग का एप्रन पहन रखा था, जो दुकान में काम करने वाली लड़कियां पहनती थीं, लेकिन उसके ऊपर वह ज्यादा नहीं फबता था। शायद इसलिए कि वह उसमें पूरी ढक जाती थी और तब कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वह कितनी छोटी है, कि अभी कुछ दिन पहले उसकी 20वीं वर्षगांठ पर वह उसके लिए फूल लाया था, जो शायद अब भी उसके कमरे में पड़े सूख रहे होंगे। अब वह सरकते हुए उसके बिल्कुल पास चली आई थी, लगभग उसके सामने। शेल्फ की संकरी दराजों के बीच उसका सिर दिखाई दे रहा था। उसने हमेशा की तरह अपने बाल कसकर बांध रखे थे, भूरे चमकीले बाल, जिनके बीच एक हिचकिचाती सी मान कुछ दूर चलकर उलझी हुई लटों में लोप हो गई थी। इस बार वह अपने को नहीं रोक सका। जब लड़की ने अंतिम किताब शेल्फ पर रखने के लिए हाथ उठाया तो उसने आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लिया, वही शेल्फ के ठंडे लोहे पर। लड़की के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और वह घबरा गया। उसने जल्दी से किताबों को ठेलकर शेल्फ के बीच अपना सिर अड़ा दिया। मैं हूँ, लड़की ने हकपका कर आंखें ऊपर उठाई।
वह जैसे कोई जिन हो, किताबों के बीच मुस्कुराता हुआ। तुम? हाँ, तब आए, कुछ देर पहले। तुम डर गई? हाँ, लड़की ने सिर हिलाया। वह छोटी बातों में भी झूठ नहीं बोलती थी। उसका हाथ अब भी आदमी की हथेली में भिंचा था। एप्रन के पीछे छोटा सा वक्ष ऊपर नीचे हो रहा था। वह सचमुच डर गई थी। वह कभी दोपहर के वक्त दुकान में नहीं आता था। तुम कुछ देर के लिए छुट्टी ले सकती हो, अभी। लड़की का हाथ ठंडा सा हो गया उसके हाथ के भीतर। सिर्फ कुछ देर के लिए, उसने कहा। कोई बात हुई है? लड़की की आंखें उस पर फैल गईं। नहीं, ऐसे ही, उसने उड़ते हुए स्वर में कहा। लड़की जिस तरह कभी झूठ नहीं बोलती थी, वह कभी सीधा सच नहीं बोल पाता था। तुम भीतर बैठो, मैं अभी आती हूँ। उसने अपना हाथ उसकी हथेली से बाहर निकाला, एक क्षण उसकी ओर देखा और फिर वह मुड़ गई, किताबों की शेल्फों के पीछे छिप गई। दुकान के पिछवाड़े एक स्टोर रूम था, जहां लोग पुरानी किताबें बेचने आते थे। लड़की वहीं एक स्टूल पर बैठती थी। पीछे एक पर्दा लगा था, जो दुकान के मुख्य अगले भाग को भीतरी हिस्से से अलग कर देता था। पर्दे के पीछे एक छोटा सा केबिन था, जहां लड़की लंच टाइम में घड़ी दो घड़ी सुस्ताने आ बैठती थी। वो यहाँ चला आया, कई बार यहाँ आया था। हर बार एक अजीब सा भ्रम पकड़ लेता, मानो यह दुकान नहीं, लड़की के घर का प्राइवेट कमरा हो। वहाँ